नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। हम हाजिर हैं आज लेकर 12 फरवरी सन 2019 के एसएससी जीडी के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। जैसा कि हमने चालू किए थे अपने सीरीज़ को, हम मैथ के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारा ये मैथ का तीसरी एनालिसिस है, जिसमें हमने 11 तारीख की शिफ्ट को ख़त्म कर लिया था। अब हम आ रहे हैं सीधे 12 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 पर। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है? एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात रुपये 5360 में बेचा गया। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको दो चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमको मिला है 20% की छूट है और क्या है 5360 रुपये में हमने सामान को बेचा है। तो देखिए सवाल तो जैसा कि हमने बताया था आपको, बहुत सा सिंपल सवालें आती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सवाल सिंपल है। अगर हम बात करें छूट की, तो छूट कितनी मिली है? 20%। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसका। और अगर हम बात करें हमारा विक्रय मूल्य, क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 5360 रुपये है। ठीक है, 5360 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। और हमें याद क्या करना है? हमें याद करना है अंकित मूल्य। क्या याद करना है? अंकित मूल्य। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमने किसी वस्तु पर छूट दे दी, जैसे हमें 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदनी है, हमने छूट मिली तो हमें वस्तु कितने की पड़ी? 20% की अगर हमें छूट मिल जाए तो हमें वस्तु कितने की पड़ेगी? 80 रुपये की। तो जस्ट वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि अगर हमने वस्तु 100 रुपये की खरीदी हो, 100 रुपये की वस्तु हो, उस पर हमको 20% की अगर छूट मिल जाए तो वो वस्तु कितनी हो जाएगी? 80 रुपये की हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी की हुई है। 20% की छूट मिली तो यह वस्तु कितने की हो गई? मान लीजिए 80 रुपये की हो गई। कब? बेचने के बाद 5360 रुपये। ये 80% की वैल्यू है। किसकी? छूट मिलने के बाद की। अब हमसे पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पर ही तो छूट मिलती है, अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकालना चाहें या 100% का मान निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 5360 अगर हम इससे एक की वैल्यू निकालें तो 80 से भाग कर देंगे, गुणा किससे करेंगे? 100 से। यहीं से हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे? अंकित मूल्य की, जो कि हमारे किसके बराबर है? पूरे 100% की वैल्यू के बराबर है। जब उस पर हमने 20% छूट दिया तभी तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। ये 20% निकालने की बाद की ये वैल्यू है, लेकिन अगर हम 20% सहित रहने तो टोटल कितना होगा? 100% की वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहीं से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 670 रुपये। तो ये क्या हो गया? 6700 रुपये हो गई। टोटल हमारी क्या आई ये? यही हमारा अंकित मूल्य कितना आया? 6700 रुपये आया। ठीक है, 6700 हमारा अंकित मूल्य आ गया। 20% की वैल्यू हमको निकाल कर पहले से दी हुई है 5360, बस हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सिंपली हमने लगा लिया। आगे चलते हैं अगली सवाल पर। बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। सी की वैल्यू दे दिया है, ए का मान याद करना है। अब देखिए ये तो दिया हुआ है परसेंटेज में, लेकिन अब हम इसको रेशियो में अगर बदल दें, अनुपात में बदल दें, तो ये सवाल हमारे लिए क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, हमें कहा है कि बी ए से 20% अधिक है, यानी अगर ये ए है और ये क्या है? हमारा बी है। अगर ए की वैल्यू 100 है तो 100 से 20% अधिक बी की वैल्यू है। कितनी हो जाएगी? 100 से 20% अधिक 120 वैल्यू हो जाएगी। दूसरे हाथ पर बात की गई है कि सी बी से 25% अधिक है, यानी अगर ये बी है और अगर ये सी है, अगर बी की वैल्यू हमने 100 मान ली तो सी की वैल्यू 25% अधिक करने पर कितनी हो जाएगी? 125। अब इन दोनों को हम काट के क्या कर लेते हैं? एक तरफ से छोटा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? यही 20 25 100 रेशियो अगर बात करें हम ए और बी के रेशियो की, ठीक है, और 20 छक्का 120। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 25 125। यानी अगर हम बात करें बी की और सी के रेशियो की तो ये क्या हो जाएंगे? 4:5 या 4:5। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ा है कि ए बी और सी तीनों को एक समान अनुपात में कैसे रख सकते हैं हम? कैसे? देख लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, इनको रखते हैं कैसे? ए बी की वैल्यू 5 और 6, चलिए रख ली हमने ए और बी की वैल्यू 5 और 6।
और नीचे क्या दिया हुआ है, बी और सी की वैल्यू 4 और 5, बी और सी की वैल्यू 4 और 5 हमने पढ़ा था। क्या करते हैं यहाँ पर हम रख लेंगे 6 को, और यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं हम 4 को। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 6 चौको 24 और 6 पचे 30। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये क्या है, कटने लायक है, तो इसको हम और काट लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 15। हमने क्या किया, सबको 2-2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमें वैल्यू निकालने में आसानी होगी। सी का मान दिया हुआ है 330, सी का मान यही तो है हमारी सी की वैल्यू। ये जो अब हमें फाइनल वैल्यू मिली है इसमें ये क्या है, यही है सी। अगर हम सी की बात करें, कितना दिया हुआ है, 15 की वैल्यू 330 के बराबर। ठीक है, 15 की वैल्यू 330 के बराबर। तो 15 में हमने कितना का गुणा किया कि 330 आया, 15 में हमने 22 का गुणा किया। किसका गुणा किया, 22 का। तो यानी अगर हम सब में 22 का गुणा कर दें तो हमें सबके मान मिल जाएंगे, लेकिन हमको सबका निकालना नहीं है, निकालना किसका है, सिर्फ और सिर्फ ए का। तो ए की वैल्यू 10 है, यानी अगर हम इसमें भी 22 का गुणा करें तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 220। यहाँ पर ऑप्शन मत देखिएगा क्योंकि ऑप्शन टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, इसको छोड़ देते हैं। आंसर हमारा कितना आया, 220। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, ए और बी और सी दोनों का अनुपात निकाल लिया। कैसे, क्योंकि हमें उनका परसेंटेज दिया हुआ है। वहाँ से हमने तीनों को एक बराबर समान पात में लिया है, लाए। वहाँ से फिर क्या किया, हमें सी की वैल्यू दी हुई थी, अनुमान दिया हुआ था, हमने सी की वैल्यू निकाल ली। वहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद उसी को 10 में उड़ा कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। एक विद्यालय के 50 शिक्षकों का औसत आयु, 50 शिक्षकों की अगर बात करें हम, 50 शिक्षकों की बात करें तो कितनी औसत आयु दी हुई है, 66 वर्ष दी हुई है, 66 वर्ष दी हुई है। और दूसरे विद्यालय में 60 शिक्षकों की औसत आयु, 60 शिक्षकों की, दूसरे विद्यालयों में 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष दी हुई है, 55 वर्ष दी हुई है। ये औसत दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। इनका अगर हम टोटल मान निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम टोटल मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे 66 बराबर 3300। और इसकी अगर हम बात करें कि 60 गुणे 55, 60 गुणे 55, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3300। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, दोनों विद्यालय के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों का मान हमको पता चल गया, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो 33 क्या हो जाएगा, कुल औसत आयु कह लेते हैं क्या, कुल औसत आयु, कुल औसत आयु। चलिए ठीक है, कुल औसत आयु क्या हो जाएगी, 6600 हो जाएगी। शिक्षकों का मान कितना है, 60 इसमें है, 50 इसमें है। भाई अब दोनों को ले रहे हैं तो दोनों के शिक्षकों को लेंगे, दोनों को ले लेते हैं। 60 + 50 110, काट लीजिए, क्या हो जाएगा 60, यानी 60 टोटल औसत आयु निकलेगी। क्या निकलेगी, 60 टोटल औसत आयु हमारी निकलेगी। अगर दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की औसत आयु की बात करें तो कितनी आएगी, 60 आएगी। 3200 रुपये की एक राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल है। कैसे, क्योंकि अगर हम इसके चक्रवृद्धि ब्याज को अलग निकालें, साधारण ब्याज को अलग निकालें तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ये सवाल हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हमें फार्मूला ना पता हो तो बेसिक फार्मूला हमारे लिए सबसे बेटर पड़ता है, ये आप जानते होंगे। लेकिन हमें क्योंकि समय की बचत करनी है तो हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे ब्याज प्रतिशत, क्या, ब्याज प्रतिशत बटे 100। इसका क्या होता है, वर्ग। वर्ग क्यों, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए हाथ 3 नहीं होगा, उसका फार्मूला क्या होता है, दूसरा होता है। तो अंतर आइए याद करते हैं। मूलधन कितना है हमारा 3200 रुपये, ब्याज कितना है 20%, कितना बटे 100, घाते कितना 2। अब चलिए 3200 है, 3200 अगर हम इसको काट दें, 20 एकम 20, 20 पच्चे 100, यानी 1/5 गुणे 1/5 आ जाएगा। अब इसको भी हम काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 चौको 20, 640 आया।
फिर इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, आ जाएगा 128। क्या आ जाएगा? 128। ठीक है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको डायरेक्ट पता चल गया, सीधे पता चल गया। ठीक है, आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। अगली सवाल क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पहले लिख लेते हैं, ये हमारा कोई शंकु है, मान लीजिए क्या है? शंकु है। इस शंकु की ऊंचाई हमको दे दी गई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 24 दी हुई है। इसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है कितनी? 10। तो हम, आपको नहीं लगता कि हम तिर्यक की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं? कैसे? पाइथागोरियन प्रमेय से। पाइथागोरियन प्रमेय से अगर हम इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 26। अब इसका एक और तरीका है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, जो त्रिक होते हैं, क्या क्या होते हैं वो? जैसे एक हमारा है 5, 12 और 13। अब अगर हम 13 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 26 और 5 में अगर हम गुणा करें 2 का तो कितना हो जाएगा? 10 और 12 में 2 का गुणा करें तो 24। यानी 10, 24 और 26 ट्रिपलेट्स बनते हैं। यानी जहाँ भी आपको 10 और 24 की वैल्यू मिले तो वहाँ पर अगर आपसे तीसरी भुजा पूछी जाए तो क्या हो सकती है वो? अगर वो समकोण है तो क्या होगी? 26 होगी। ट्रिपलेट्स आपको याद करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप पाइथागोरियन ट्रिक अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मिल गया। अब हम बात करें शंकु के, क्योंकि हमसे पूछा गया है बाहर से रंगने का। आप देखिए ये बाहरी पृष्ठ है, इसको आप रंगेंगे क्योंकि इसमें तिर्यक ऊंचाई इंक्लूड है, तिर्यक ऊंचाई समाहित है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 26। चलिए, और हमसे पूछा क्या गया है? 28 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसको रंगने का खर्चा है। तो रंगने का खर्चा भी इसी में जोड़ लेते हैं। कैसे करना क्या था हमको? बाद में जाके 28 का गुणा ही करना है, इसलिए हम कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए यहीं पर गुणा भी कर लेते हैं। तो चलिए काट लेते हैं। 7 चौक 28 हो गया, खत्म ये कैलकुलेशन। यानी 220 में गुणा करते हैं, 4 छक 24, 4 दूनी 8 2 10, 104 का तो हमको क्या मिल जाएगा? 22,880 रुपये। क्या मिल जाएंगे? 22,880 रुपये, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है क्या? 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? ठीक है, इस तरह की सवाल SSC GD में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल छोटी होती हैं और अच्छी भी कह सकते होती हैं। या तो यहाँ पे गुणक दिया हो या फिर यहाँ पे दिया सकता है क्या? अवकलन। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गुणक या अवकलन जो भी दिया हो आप यहाँ पर समझ सकते हैं आसानी से। तो 8 के पहले गुणज मतलब आपको पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 4 बार क्या क्या? 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32। अब इन सब का औसत निकाल लीजिए। कैसे? इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा? ये जोड़ने पर आएगा 80। अब टोटल संख्याएं कितनी है? 4, यानी इसका औसत क्या आएगा? 20। ठीक है, औसत क्या आएगा? 20 आएगा। औसत क्या आएगा? 20। जब भी गुणज की बात हो आप समझ जाइए वहाँ पर कि हमें क्या करना है, आगे का टेबल या आगे का पहाड़ा पढ़ना है। चलिए आगे, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। तो आप जानते हैं आयताकार बगीचे का या किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी 12 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 12 9 108, सीधे हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये सवालें एकदम हलवा है कह सकते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा आगे क्या है? चलिए, राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। कुल वस्तुओं की 25% वस्तुएं खराब थी। राहुल गया बाजार में, वह कुछ सामान खरीदता है और उसमें क्या होता है? कुछ वस्तुएं खराब निकल जाती हैं, जैसा हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। तो तथा शेष वस्तुओं का 50% लाभ पर बेचा गया। क्या कहता है? वो शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचना चाहता है या बेच दिया। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या था उसका? यानी उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसमें से कुछ वस्तुएं खराब निकल गई। अब तो खराब निकल गई तो जाहिर सी बात है वो वस्तुएं लाया है तो उसको लाभ तो कमाना ही होगा। तो लाभ कमाने के लिए क्या करता है? जो बची हुई वस्तुएं उनको 50% एक्स्ट्रा दाम पर बेच देता है। तो उससे जो उसको लाभ प्राप्त होता है, अगर हम जो खराब हुई वस्तुएं हैं सबको एक साथ सम्मिलित करें तो टोटल लाभ हमको कितना होगा, यही बताना है। चलिए देख लेते हैं।
टोटल कितनी वस्तुएं थी? 80 वस्तुएं थी। 25% खराब हो गई, ठीक है, 25% खराब हो गई, यानी 100% वस्तुएं थी, 25 खराब हो गई, तो कितनी बची? 75% ही तो बची। तो चलिए 75 की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे। 75 की वैल्यू 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 से गुणा करेंगे 20 और भाग देंगे तो यानी कुल मिला के 60 वस्तुएं अभी सेफ बची हैं। कितनी हैं? 60 वस्तुएं सही सलामत बची हैं। अब क्या कर रहा है? 60 वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा। उसने क्या किया? 50% लाभ कमाया। यानी अब ये वस्तुएं कितनी, अगर बात करें हम कि लाभ कितना कमाया? लाभ उसने कमाया 50%। लाभ कितना कमाया? 50%। यानी 60 वस्तुओं को कितने में बेचा होगा? वो 60 को 150% वैल्यू में बेचा उसने। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, यानी टोटल मिला के उसने 90 रुपये में बेचा। खरीदा कितने में? 80 रुपये में। क्या 80 वस्तुएं खरीदा, ठीक है, और कितने में बेचा? 90 रुपये में। तो चलिए लाभ कितना हुआ? यहीं पे अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ बराबर 90 में से 80 माइनस करते हैं, कितना हुआ? 10। अब ये 10 किस पर लाभ है? 80 पर लाभ है, 90 पर लाभ नहीं है, क्योंकि 90 क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ की अगर हम बात करें तो कितना हुआ? 10/80 गुणे 100, ठीक है, 10/80 गुणे 100 हो गया। चलिए कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यानी 100/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50/4, या लिख सकते हैं 25/2, या कितना आ जाएगा? 12.5%, ठीक है, 12.5%। कुल लाभ कितना आया हमारा? 12.5%। ये हमारा क्या आया? लाभ आया। चलिए हमने क्या किया? 80 वस्तुओं से 25% वस्तुओं को निकाल लिया। कितनी वस्तुएं बची? 60 वस्तुएं बची। अब 60 वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा, तो कितने रुपए में बेचा उसने? 90 रुपये में। यानी 80 से ज़्यादा विक्रय मूल्य क्या हुआ? 80 रुपये से ज़्यादा हुआ, यानी उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया। कितना आया? 12.5। आगे चलते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज पर क्या करती है? 15 वर्षों में क्या करती है वो? 14 गुना हो जाती है। किसका? स्वयं का। यानी ये क्या दिया हुआ है आपका? याद रखिएगा, ये हमारा मिश्र धन है, न कि मूल धन। क्या है ये? मिश्र धन है। अब पूछा गया है कितने दिनों में यह क्या हो जाएगी? 92 गुना हो जाएगी। किसका? स्वयं का। अब यानी यह भी क्या दिया हुआ है? यह भी मिश्र धन ही दिया हुआ है। यह भी क्या है? मिश्र धन है। अगर हम यहाँ पर ब्याज की बात करें, यानी पहले अगर वस्तु एक रही होगी, कितनी? एक रही होगी, तो वह कितनी हो गई? खुद की 14 गुना। यानी ब्याज कितना मिला हमें? जैसे ये 14 है, ठीक है, पहले वस्तु एक थी। अगर हम इसमें ब्याज की बात करें, मिश्र, आप जानते हैं मिश्र धन में से अगर हम मूल धन को घटा दें तो हमें क्या मिलता है? ब्याज। तो हम ये हमारा मिश्र धन हुआ, ये मूल धन हुआ, इसमें से घटा दिए तो ये हमें क्या मिल गया? यह हमें मिल गया ब्याज। यानी 13 रुपये का हमें ब्याज मिला, कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ब्याज कितने का मिला? यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ब्याज की, ठीक है। तो ब्याज हमें कितना मिला? यहाँ पर हमें ब्याज मिला 13, ठीक है, कह सकते हैं 13 गुना हमें ब्याज मिला। अब यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें तो यहाँ कितना होगा? 91 गुना। अब आप सीधे देख पा रहे हैं कि 13 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 91 मिलेगा। यानी क्या हो रहा है? 7 का गुणा करने पर 91 मिला। यानी इधर भी क्या होगा? 7 का गुणाई कर लेते हैं, 15 सते 105। यानी 105 वर्षों में वो वस्तु कितनी हो जाएगी? स्वयं का 92 गुना हो जाएगी, ठीक है, स्वयं का 92 गुना। जस्ट अभी पिछली जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने सवाल लगाई थी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। उसमें क्या हो रहा था? समय जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन ब्याज क्या हो रहा था? ब्याज का घात जुड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या है? दोनों तरफ गुणा ही होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, न कि चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए क्या होता है? समान रहता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में गुणा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो वस्तुओं का मूल्य 4/3 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाया जाता है। अनुपात देख लेते हैं क्या है। अनुपात क्या है? 4/3 है। अनुपात क्या है? अनुपात 4/3 है। पहली वस्तु को 50% बढ़ाया जाता है। चलिए बढ़ा लेते हैं। पहली वस्तु को मैंने कितना बढ़ाया? 50% प्लस कर लिया। दूसरी वस्तु क्या हो रही है? -10% हो रही है। अब देखिए यहाँ पे
4 का आधा कितना होता है 2, यानी 4 में 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 4 से बढ़ के वस्तु कितनी हो गई 6। भाई 4 का आधा 50% निकालेंगे 2 होगा और 50% ही बढ़ रहा है तो 4 में हमने 2 जोड़ दिया 6। अब 3 का 10% कितना होता है 0.3 होता है, लेकिन 0.3 क्या हो रहा है बढ़ नहीं रहा है घट रहा है, तो 3 में से 0.3 घटा देंगे कितना आएगा 2.7। तो देखिए चीज़ों को आप जितना मतलब सरल तरीके से समझेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, न कि हम चाहते तो इसको आप दूसरे अब पहले जाके इसको 4 का 50% निकालते या एक्स्ट्रा ये सब करते, उससे ज़्यादा आप कैलकुलेशन को कोई ज़्यादा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमको दिया क्या हुआ है नया मूल्य, दूसरी वस्तु का नया मूल्य कितना है 54 रुपये। अब भैया 54 रुपये कहाँ से आ गया, 54 रुपये आया 27 में 20 का और 2.7 में 20 का गुणा करने पर। तो हमसे पूछा क्या है पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो ये हमारी पहली वस्तु है तो इसमें भी हम 20 का गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपात हमेशा समान होते हैं, जितने का गुणा इधर उतने का गुणा इधर होना चाहिए, तभी अनुपात दोनों का बराबर होगा। तो इधर कितना आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा 120 आ जाएगा, पहली वस्तु के मूल्य 120 होगा, ठीक है। दूसरी वस्तु 54 थी, पहली 120। अगली चलते हैं, एक अकेला कार्य को 20 दिन में कर सकता है, चलिए ये भी सिंपल सवाल है, एक 20 दिन को में और बी कितने दिन में उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ए की इफिशियंसी 3 आएगी और इसकी 2 आएगी। अब हमसे पूछा क्या है दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, यानी ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो इनकी इफिशियंसी 5 हो गई। अब ये टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, टोटल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये तो हो जाएगा 60/5, यानी कितने दिनों में समाप्त करेंगे 12 दिनों में, ठीक है कितने दिनों में 12 दिनों में, यहाँ पे 12 होना चाहिए था सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 12 दिन होंगे, ठीक है। तो 12 दिनों में ये क्या कर लेंगे कार्य को समाप्त कर लेंगे, सिंपल सवाल थी। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी पड़ेगी, 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और यह किलोमीटर में, या तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए अब या तो इसको आप किलोमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि यह जो भी वैल्यू दी हुई है ये सब किस में है आवर्स में है, ठीक है घंटे में है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं मीटर किलोमीटर प्रति घंटा हम बदल लेते हैं। बदलने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि 30 में क्या करेंगे 18/5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 छक 30, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। अब कितनी दूरी है 1620 किलोमीटर दूरी हमको तय करना है, कितने की स्पीड से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा काटने पर ये आएगा आपका 15 लगभग 15 × 120, हाँ सही है 15 घंटे या 15 आवर्स आपकी आएगी, क्या आएगी टाइम। 1620 किलोमीटर की दूरी को 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर तय करता है तो कितना आएगा 15 घंटे। चलिए आगे चलते हैं, अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने दफ्तर जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है, उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वह कुल 39 घंटे लेता है। यही सवाल हमने जस्ट अभी जो पिछली हमने वीडियो लगाई थी उसमें भी यही सवाल दी हुई थी, ठीक है। तो आप अगर पर डे वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हैं तरह तरह की सवालें पाते हैं, मतलब कई तरह के सवालें आते हैं जहाँ से आप क्या करते हैं आपके दिमाग को बूस्टअप करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था कि अगर हमको यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी हो, जब हमको जाने की चाल दी हो और आने की चाल दी हो और टोटल समय दिया हो, तो हमारे पास एक फार्मूला था, क्या था AB/A+B/T। चलिए क्या है A की वैल्यू मान लेते हैं 35 है पहले वाली चाल, दूसरी वाली चाल 30, यानी अब A+B यानी 35 + 30 गुणे कितना हो जाएगा 39। चलिए 35 गुणे 30 बटे 35 में 30 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 65 गुणे 39। अब आप जानते हैं 13 क्या होता है 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39 और 5 छक्का 30। अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी वैल्यू 630 किलोमीटर, क्या आएगी 630 किलोमीटर, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ सही होगा, AB/A+B × T। अगर यही हमसे पूछा होता क्या, यही अगर हमसे कहा होता कि
एक चाल से वह जाता है तो उसको 5 मिनट लेट हो जाता है, और अगर अधिक चाल से आता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे आगे भी, ऐसी सवालें हमको मिलने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। आयताकार मेज का परिमाप हमको दिया हुआ है। परिमाप आयत का अगर हम बात करें, आयत का परिमाप की बात करें अगर हम, तो क्या होता है 2 × L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया हुआ है 48। क्षेत्रफल भी हमको दे दिया है, अच्छी बात है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, L × B की वैल्यू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह कितना है सेंटीमीटर है सिर्फ। अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। यहाँ से क्या हो गया, 2 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी अगर हम बात करें L + B बराबर क्या आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर हम इन दोनों की बात करें तो कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसमें क्या करने पर, जोड़ने पर 24 आए, गुणा करने पर 128 आए। सोचिए, उम्मीद है आप सोच लिए होंगे क्या होगा। अगर हम बात करें एक संख्या 16 लें और दूसरी क्या लें 8 लें, तो कितना आया 16 × 8 128। वहीं अगर हम दूसरे हाथ पर देखें तो 16 + 8 बराबर कितना आता है 24 आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी संख्या, एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो मेज की लंबाई 16, क्योंकि 16 लंबाई हमेशा क्या होती है ज़्यादा होती है, चौड़ाई हमेशा कम होती है, 8 नहीं मानेंगे। ठीक है, और या माने ना माने अलग चीज़ है, सीधे हमें ऑप्शन में 16 दिया हुआ है तो हम 16 लगाकर घर चले आएंगे। चलिए अगली सवाल क्या है, विवेक, देव तथा ललित एक कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन है, विवेक हैं, देव हैं एंड ललित हैं। क्या क्या करते हैं लोग, 10, 15 तथा 20 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी 60, तो विवेक की माने तो 6 इफिशियंसी है, और देव की कितनी है 4 है, और इसकी कितनी है 3 है। अब हमसे कहा गया है कि विवेक तथा देव मिलकर, ये विवेक है और ये देव हैं, अब ये दोनों मिलेंगे, इनको छोड़ दिया गया, किसको, ललित को। इसका आधा कार्य यानी 60 का आधा कितना होता है 30 होता है, यानी 30 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 6 और 4 मिलकर, यानी 10 की इफिशियंसी से। तो ले लेते हैं भैया, कितने दिन लगेंगे, दिन बराबर 30/10, यानी कितने दिन, 3 दिन में यह कार्य को समाप्त कर लेंगे। किसको, टोटल कार्य का आधा 30 है, और विवेक और देव की इफिशियंसी मिलाकर कितनी हुई 10 हुई। ठीक है, तो टोटल का समय कितना लगा 3 दिन। चलिए अगली सवाल की बात करें तो क्या हो गया, A/B दिया हुआ है। चलिए A/B की वैल्यू दी हुई है 4/5। ठीक है, अब हमसे कहा गया A/B और क्या है रेशियो B/A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, A/B क्या हो जाएगा हमारा, सीधे 4/5, क्योंकि इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, किसको, अनुपात को। और B/A यानी इसका उल्टा कर लेते हैं, गुणे क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, सॉरी ये नहीं हुआ, गुणा नहीं हुआ, अनुपात था यहाँ पर ना, क्या था, अनुपात था। ठीक है, ये अनुपात है। अब जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम लेके दोनों में गुणा कर, जैसे 5 चौको 20 है, 20 का हम इसमें भी गुणा करें, 20 का हम इसमें भी गुणा करें, तो क्या हो जाएगा हमारा 16/25 मिल जाता है। क्या मिल जाता है 16/25, या सीधे कर लें 4 चौको 16, 5 5 25, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमें 3 का रेशियो पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ भी लेते हैं, वही फार्मूला था, लेकिन इसको डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। जस्ट A/B/C दिया हुआ है। अब आ गई हमारी वही साल जो जिसकी हमने चर्चा की थी अभी, क्या है 4/5/6। क्या है 4/5/6। और हमसे पूछा क्या गया है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C बराबर क्या होगा। तो 1/A की वैल्यू 1/4, 1/B की वैल्यू 1/5 और 1/C की वैल्यू 1/6। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, तेरिया गुणा नहीं कर सकते हैं, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 5 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा आपके हिसाब से, एलसीएम कितना आना चाहिए, एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो 1/4 गुणे 60, जैसा कि हमने चर्चा की थी, सब में गुणा करेंगे। 1/5 गुणे 60
1/6 गुणे 60, तो कितनी आई वैल्यू? 4 से भाग देंगे 15, 5 से भाग देंगे 12, 6 से भाग देंगे कितना था? 60 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10, यानी 15:12:10। यह कुछ हमारा उत्तर आता है, कितना? 15:12:10। चलिए ये हो गया। अभी देखिए आगे एक और सवाल थी जो हम टाइप नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए यह कोई संख्या दी हुई है 3 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 5 गुणे 5 के घाते 2, और कोई दूसरी संख्या दी हुई है हमको 3 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 2 गुणे 5, या मान लीजिए 5 नहीं है। चलिए, तो अगर आपको इसका एचसीएफ या मौसा निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, एचसीएफ या मौसा, तो आप हमेशा याद रखेंगे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर हो और सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बार हो। 3 के घाते 1 इसमें है, इसमें क्या है? 3 के घाते 2 है, लेकिन अब देखिए इसमें 3 के घाते 1 है, इसमें 3 के घाते, अब कॉमन क्या है? इसमें 3 के घाते 1 ही कॉमन है, क्योंकि इसमें 3 के घाते 2 है लेकिन इसमें क्या है? नहीं है। तो दोनों में से जो कॉमन होगा खाली उसी को हम लेते हैं। चलिए आगे क्या है? 2 के घाते 2 है लेकिन इसमें 2 के घाते 5 है, कुल मिला के 2 के घाते 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2 के घाते 2 को कॉमन ले लिया, लेकिन अब हम बात करें इसमें 5 है लेकिन इसमें आगे 5 है, 5 का कोई जिक्र ही नहीं है, तो उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। यानी अगर हम बात करें तो हमारा एचसीएफ क्या जाएगा? सीधे हमारा एचसीएफ आ जाएगा 3 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 2, यानी दोनों में जो न्यूनतम हो और जो कॉमन हो उसको हम निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। कब? घात वाले सवालों में। इसकी भी हम क्या करेंगे? एक अलग से क्लास लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। हम बार बार मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी क्लास भी कोशिश करेंगे लेने की, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको हम अगर हम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे क्लास भी लेने की, किसकी? मैथमेटिक्स की। चलिए ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको चीज़ें बेहतर रूप में समझ आएंगी, और आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप हमारे साथ बराबर बने रहें। तब तक धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।